आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, पेपर होता है 2022 को हम लोग करने वाले, जो कि सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और हमारा टारगेट रहेगा 50 में से 50। ठीक है, संपूर्ण पेपर हल को जो है इस वीडियो में हम कराएंगे। तो चलिए, इसके अलावा आप लोग पेपर अन्य पेपरों को देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्वेश्चन क्या क्या है, किस प्रकार से जो है 2022 का पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 2022 का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, किस प्रकार से पेपर आया था। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या क्या आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत जो आयु होता है कि बाल विकास के अंतर्गत कब से लेकर कब तक अध्ययन किया जाता है बच्चों का। तो 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष और 35 से ऊपर। तो यहाँ पे जो बाल विकास के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है बच्चों को, वो 0 से 18 वर्ष के बीच में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे हो गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था। कौन कौन सी अवस्था होती है। शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था। उसके बाद में होता है बाल्यावस्था, दूसरे नंबर की बात करें तो बाल्यावस्था। और तीसरे नंबर की बात करें तो किशोरावस्था। तो बाल विकास के अंतर्गत जो है इन तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्था में। तो सबसे अधिक विकास जो बुद्धि का होता है यहाँ पे शैशवावस्था में सबसे फास्ट होता है। ठीक है, और किशोरावस्था तक जाते जाते जो है बुद्धि का विकास बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। तीन नंबर की बात करें, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 100, 205, 270 या 350। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है 270 होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शैशवावस्था में कितना होता है और बाल्यावस्था में कितना होता है और किशोरावस्था में कितना होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था की अगर बात करें तो इसमें 270 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था में 300 लेकर 300 कहीं कहीं पे लिखा रहता है और कहीं कहीं पे 350 लिखा रहता है। किशोरावस्था की बात करें तो यहाँ पे जो है 207 हड्डियां हो जाती है, यानी संकुचित होकर जो अलग अलग। शैशवावस्था में बहुत ज्यादा हड्डियां होती है, बाल्यावस्था में कुछ कम होता है और उसके बाद में जो है किशोरावस्था में बिल्कुल कम हो जाता है, 207 हड्डियां हो जाती है। 4 नंबर की बात करते हैं तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। तो सबसे सीखने का प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है ये प्रेरणा होता है, मोटिवेशन मोटिवेशन होता है। 5 नंबर की बात करें तो सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो अनुभव और शिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे जो है सीखना कहते हैं। 6 नंबर की बात करें तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। कोहलर ने, योकम ने, थांडाइक ने या हल ने। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थांडाइक ने किया था। इन्होंने क्या बताया था, 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 जो है गौड़ नियम। 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम। उसके बाद में 7 नंबर है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके जो है चारित्रिक विकास से होता है। 8 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। बहिर्मुखी, सैद्धांतिक या भक्तिहीन या राजनैतिक। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये सभी जो है ये मनोवैज्ञानिक शब्द है। इसका जो है किसने प्रतिपादन किया था, यूंग और जुंग ने। ठीक है, इसका प्रतिपादन यूंग और जुंग ने किया था।
उसके बाद में 9 नंबर की बात करते हैं, आत्मकेंद्रितता। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी या सभी। तो अंतर्मुखी जो होता है, अंतर आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं। उसके बाद में देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में दिया हुआ है कि चिंतन के साधन में से एक है, क्या है? संकेत है, रटना है, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो इसमें जो संकेत होता है ये चिंतन का साधन का एक साधनों में से एक होता है। 11 नंबर की बात करते हैं तो बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है उद्दीपन, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो है प्रेरणा, मोटिवेशन जो है उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ये रुचि होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर दिया है बुक में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये रुचि नहीं होगा, उपयुक्त सभी होगा। स्मृति, अगर उपयुक्त सभी नहीं होता तो रुचि होता। ठीक है, तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है या कथन किसका है? स्काउट का है, जेक्स का है, रायबर्न का है या रास का है? तो इसका जो है ये कथन जो है ये स्काउट का है। 13 नंबर की बात करें, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है, तो जो सृजनात्मकता बालक होते हैं इनकी विशेषता होती है कि ये सभी जो बालक ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। 14 नंबर की बात करते हैं तो संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। तो संवेग की अगर बात करें तो मूल प्रवृत्तियां किन्होंने बताया था? ये 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो है मैकडूगल ने बताया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, तो संवेग का प्रकार नहीं होता क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। तो यहाँ पे जो ध्यान होता है, ध्यान संवेग के अंतर्गत नहीं आता है। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण होता है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरण। तो जो इसमें उद्दोलन नहीं, यहाँ पे उद्दोपन होता है। ठीक है, उद्दोपन, तो ये जो होता है उद्दोपन, ये फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अतलगोत्तरीय प्रश्न। अतलगोत्तरीय प्रश्न में क्या क्या दिया है कि यहाँ पे शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? 2 कारण बताइए। जैसे भविष्य में आप लोग जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, इसीलिए जो है बालक के बारे में सब कुछ जो है जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक होता है कि बच्चों की मानसिक मानसिक शारीरिक आवश्यकताओं को समझकर उन्हें प्रभावी शिक्षण, यानी किस टीचिंग स्किल का प्रयोग किया जाए उनके लिए, और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होता है। बच्चों की विकासात्मक चरणों में उपयुक्त सहयोग एवं समर्थन, किस प्रकार से उनको समर्थन और सहयोग दिया जाए, समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं कौन कौन सी है? तेज शारीरिक विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास। इस अवधि में बच्चे का वजन एवं लंबाई तेजी से बढ़ता है। जो शैशवावस्था होता है इसमें लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है। बच्चे की समझ, भाषाई और क्षमताएं और संवेदन अनुभवों में तीव्र प्रगति होता है, जिससे कि वह आसपास की दुनिया को जानने और समझने लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पे किशोरावस्था का क्या तात्पर्य होता है? किशोरावस्था का तात्पर्य उस उम्र से होता है जब बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से वयस्क की ओर बढ़ते हैं, यानी मेच्योरिटी लेवल उसमें आने लगती है। आमतौर पर 13 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक जो है किशोरावस्था को माना जाता है। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट। तो समायोजन वह प्रक्रिया होता है जिसमें व्यक्ति अपने परिवेश, परिस्थिति और समाज के साथ साथ तालमेल यानी एडजस्टमेंट बिठाता है। इसमें मानसिक और व्यवहारिक बदलाव शामिल होते हैं जिससे व्यक्ति विभिन्न चुनौतियों एवं परिवर्तनों का सामना करते हुए संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सके। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि तर्क का क्या तात्पर्य होता है? तर्क, लॉजिक। तर्क का तात्पर्य होता है विचारों और निष्कर्षों को तार्किक और संगत तरीके से प्रस्तुत करना। तार्किक निष्कर्ष और तार्किक को संगत तरीके से प्रस्तुत करना, यह एक मानसिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, माइंड के द्वारा हम तर्क को जो है सोचते हैं, जिसमें सही और गलत, सत्य और असत्य को पहचानने के लिए तथ्यों और प्रमाणों के विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जो सही या गलत, कोई भी चीजें जो सही या गलत होती है उसके लिए जो तथ्य और प्रमाणों का विश्लेषण किया जाता है। तर्क समस्याओं के समाधान और निर्णय लेने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास व्यक्तियों और समाजों में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया है
इसमें सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, न्याय और सुरक्षा जैसे अवसरों तक पहुंचने का प्रयास करना शामिल है। इसका लक्ष्य एक बेहतर समाज बनाना है जहां सभी खुशहाल और सम्मानित जीवन जी सके। उसके बाद में 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर दिया है कि व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो ये 1 नंबर में है। तो व्यक्तित्व विचारों, भावनाओं और व्यवहारों और विशेषताओं का एक अनूठा समूह होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य से अलग करता है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी जो है दोनों को प्रभावित करता है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अन्य पेपरों को देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर विजिट करके हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हम 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है कि आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। जो आवाज में भारीपन, यानी ये बालक की बात कर रहा है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो आवाज में भारीपन जो है किशोरावस्था में आता है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना ही आंसर लिख दे कि आवाज में भारीपन पड़ा है, किशोरावस्था में आता है, तब भी सही है। विशेष रूप से लड़कों में, ठीक है, लड़कों में भारीपन आता है जब उनके शरीर में हार्मोनल हार्मोनल परिवर्तन यानी हार्मोन चेंज होते हैं। तो आमतौर पर 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच में होता है, जब उनकी आवाज गहरी और भारी होने लगती है। ये बालक की बात कर रहा है। और अगर बालिकाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो उसमें जो है पतला आवाज हो जाता है। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये 1 नंबर में है। अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान, कौशल या व्यवहार में परिवर्तन जो अनुभव, अभ्यास, अध्ययन या शिक्षा के माध्यम से होता है। ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन जो अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से होता है। और यह निरंतर प्रक्रिया होती है। ठीक है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो है चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति नई जानकारी और क्षमताओं को प्राप्त करता है। कल्पना से आप क्या समझते हैं। ठीक है। कल्पना का अर्थ होता है मस्तिष्क में नए विचारों, छवियों या परिदृश्यों को सृजित करने की क्षमता जो वास्तविकता पर आधारित नहीं होती है। ठीक है। यानी इमेजिन करते हैं हम लोग। यह रचनात्मक और नवाचार का स्रोत होता है। ठीक है। और अद्वितीय और मौलिक अवधारणाओं को जन्म देता है। यानी कल्पना के द्वारा जो वैज्ञानिक हमारे होते हैं, वो लोग जो है सोचते हैं, उसके बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। रुचि के 2 भेद बताइए। रुचि के भेद व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक और शैक्षिक हो सकते हैं। व्यक्तिगत रुचियां जैसे संगीत, कला, सामाजिक रुचियां जैसे मित्रता, सामुदायिक सेवा, व्यावसायिक रुचियां जैसे करियर, नौकरी और शैक्षिक रुचियां जैसे अध्ययन, शोध, ज्ञान प्राप्ति शामिल होते हैं। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। मौखिक बुद्धि, अशाब्दिक बुद्धि, नॉन वर्बल। मौखिक परीक्षा भाषा और शब्दों पर आधारित होता है। ठीक है। मुख के द्वारा जो हम बोलते हैं भाषा, यानी भाषा बोलते हैं और शब्दों को बोलते हैं। जबकि अशाब्दिक परीक्षण जो है, अशाब्दिक इसको जो है बोल नहीं पाते हैं। ये प्रतीकों, चिन्हों और पैटर्नों पर आधारित होता है। इसको केवल हम देख सकते हैं। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अमूर्त बुद्धि वह क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतीकों, विचारों और सिद्धांतों को समझने और विश्लेषित करता है। ठीक है। बिना ठोस या भौतिक संदर्भ के, यानी जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, बिना उसके, तथा तर्क, अवधारणाओं का निर्माण और समस्या समाधान शामिल होता है। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी होता है। 2 कारण बताइए। तो इसमें 2 कारण है। बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धि को समझने में मदद मिलती है। और क्या होता है, विकासात्मक समस्याओं का समय पर पता चलकर उचित हस्तक्षेप और उपचार किया जा सकता है। इसीलिए शारीरिक विकास का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताओं की बात करें तो तीव्र शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है, जिसमें बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और सीखते हैं। जिज्ञासा और खोज की भावना होती है, जिसमें वह दुनिया को समझने और नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं लिखी। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। अधिगम की विशेषताएं या ज्ञान प्राप्ति और समझ में सुधार होता है। अधिगम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और जो है समझ जो होता है उसमें सुधार करते हैं। इसमें व्यक्ति का विचारधारा विस्तारित होता है। जो विचारधारा होता है, देखने का नजरिया होता है, वह विस्तारित होता है। यह नई कौशलों और धारणाओं को सीखने में मदद करती है। और इसके माध्यम से समस्याओं का समाधान
ढूंढने और नए अनुभव प्राप्त करने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद में देखते हैं सीखने को प्रभावशाली विधियां कौन सी होती है। तो सक्रिय, जिसके हाथों का प्रयोग होता है, जो सक्रिय होता है, एक्टिव लर्निंग होता है। समृद्ध अनुभव, जो व्यक्ति को प्राकृतिक प्राकृतिक परिस्थितियों में शिक्षा देता है। सहायक शिक्षा, जिसमें प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन होता है। ठीक है। सामाजिक निरीक्षण, जिसमें समूहों एवं साथियों के साथ सीखने का मौका मिलता है। 33 नंबर में दिया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना कीजिए। यह कथन सही है, क्योंकि किशोरावस्था में जो है हार्मोनल चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, भावात्मक परिवर्तन होता है और सामाजिक दबाव के कारण युवाओं में जीवन में विभिन्न संघर्ष और तनाव आ जाते हैं। ठीक है। यह विकासात्मक अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान और स्वाभाविक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए अनेक सामर्थ्यों का सामना करता है। तो ये किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। अगर ये पूछ ले कि ये कथन किसने कहा, तो स्टेनली हॉल ने कहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में 34 नंबर की बात करें तो बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या होता है। तो बाल विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावात्मक स्तर का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। किस प्रकार से विकास होता है, इससे उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज की उपस्थिति की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे उनकी भविष्य की अनुकूलता बढ़ती जाती है और समाज में सकारात्मक योगदान मिलता है। उसके बाद में है किशोरावस्था की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किशोरावस्था में जो व्यवहार चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है उनका, उसका वर्णन करना है। जैसे हो गया व्यवहार की अगर बात करें तो नशे हो गए, विरोध, विद्रोह हो गया और भावात्मक सत्रास, अत्यधिक इंटरनेट उपयोग और उपयोगिता के मुद्दे उठते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए परिवार, स्कूल और समाज में सुरक्षित माहौल और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व होता है। जो चिंतन होता है उसका शिक्षा में क्या महत्व होता है। चिंतन शिक्षा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छात्रों को विचारों को विश्लेषित करने, समस्याओं को समझने और नए विचारों की रचनात्मक विकसित करने में मदद मिलती है। यह उन्हें स्वतंत्र और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और उनके व्यक्तित्व का समृद्ध विकास करता है। यानी कोई भी कथन हो गया वो किस प्रकार से गलत है, कोई भी विचार हो गया किस प्रकार से गलत है, किस प्रकार से सही है। तो कल्पना के चिंतन के द्वारा जो है इन सभी में हम लोग निर्णय ले सकते हैं और अपने पर्सनालिटी का समृद्ध विकास कर सकते हैं। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। जो मानसिक विकास होता है, जैसे मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से। मानसिक विकास में जैसे हो गया बौद्धिक विकास हो गया, भावात्मक विकास हो गया और सामाजिक विकास हो गया। ये सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोचने और समस्याओं को समझने में मदद करता है बौद्धिक विकास। और भावात्मक विकास की बात करें तो भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में समर्थ बनाता है। और जो सामाजिक विकास होता है या समाज में संयम, सहानुभूति और सहयोग की को भावना को जो है, एक मिनट, भावना को अनुभव करने में मदद करता है। उसके बाद में देखते हैं बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका मापन आईक्यू टेस्ट द्वारा किया जाता है और अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो बुद्धि में मैं व्यक्ति की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को समझता हूँ। इसका मापन प्रतियोगी परीक्षाओं, मानसिक वर्गीकरण और प्रायोगिक विश्लेषण तथा मापदंडों के आधार माध्यम से किया जाता है। जो व्यक्ति की शिक्षा, व्यापारिक क्षमता और सामाजिक अनुकूलन का मूल्यांकन करता है। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां होती है। जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती है, किसी एक विधि का वर्णन करना है। तो व्यक्तित्व मापन स्व प्रेरण परीक्षण, जिसमें व्यक्ति के स्व चरित्र और व्यवहार की जांच की जाती है। ठीक है। इसमें प्रश्नोत्तरी, प्रतिक्रिया और प्रयोगों के माध्यम से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उसकी प्रासंगिकता और प्रोफाइल स्पष्ट होती है। ठीक है। वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो वंशानुक्रम के नियम व्यक्ति के पिता, दादा, परदादा और उनके अगले पुरुष पीढ़ियों की सूची के विवरण करते हैं। इसमें पुरुष पीढ़ियों के नाम, उनकी उम्र और संबंधित विवाह का विवरण होता है, जिससे वंश की प्रगति और अस्थायीता किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये सीडीपी का 2022 का क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है।
और इसके अन्य पेपर को देखना चाहें तो जो है टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद में चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने बनाया है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हम लोग हमारे सोशल मीडिया से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये बताइए कि अगले वीडियो में आप लोग कौन सा पेपर प्रीवियस ईयर का करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।